Hello student, how are you? Again, you're most welcome on your YouTube channel Chemistry Plus Academy. लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, जहां हमने डिस्कस किया था कि ऐसी रिएक्शन जहां पर मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों में डिफरेंस होगा उसे सूडो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। यदि मान लीजिएगा ऐसी रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वैल्यू 1 होता है तो उसको हम कहेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमने डिस्कस किया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। अब आज बात करेंगे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में कि हम कैसे इसके इक्वेशन को डराइव करेंगे, कैसे इसके ग्राफ प्लॉट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसके लिए हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, एवरेज लाइफ टाइम क्या होता है, वो सारा आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है। तो आपको पता है द केमिकल रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट on the concentration of reactant molecules is known as the zero order reaction। इसका मीन्स क्या है, यदि मान लीजिएगा कोई भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, दैट इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इट मीन्स क्या है, इन दिस रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। मीन्स जब आप रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन डराइव करेंगे तो वहां पर कंसंट्रेशन की पावर जीरो हम यहाँ पर पुट करेंगे। जीरो का मीन्स क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आपको पता है ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। आपको किसी भी रिएक्शन का एक्सपेरिमेंट करना होता है, उसके बाद आपको देखना होता है किन किन मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन को राइट डाउन करते हैं। अब आप देखिए, सपोज ए रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट। यहाँ पर ए क्या है, रिएक्टेंट, और यहाँ पर ये क्या है, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स है। अब देखिए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर इसको रिएक्शन के लिए डिफरेंट टाइप की कंसंट्रेशन को यूज करेंगे। सपोज टी इज इक्वल टू जीरो टाइम है यहाँ पर, इट मीन्स इनिशियल टाइम, रिएक्शन स्टार्ट होने से जस्ट पहले की बात है। ए की जो मोल है वो ए है, इसी को हम कहेंगे ए नॉट। और उस समय आपको पता है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता, इट मीन्स मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। अब हम बात करते हैं, रिएक्शन हो रही है तो आपने किसी रिएक्शन के दौरान कोई भी एक टाइम ले लिया, कोई फिक्स टाइम ले लिया, एक टाइम टी, सपोज टी टाइम है, उस पर आपने कोई फिक्स टाइम पर सपोज ए जो रिएक्टेंट है उसका एक्स मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पर इसका ए का वैल्यू टी टाइम पर हो जाएगा ए माइनस एक्स, इसी को हम कहेंगे एटी। एटी का मीन्स क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए एट टाइम टी। ओके, अब बात करें प्रोडक्ट, तो आपको पता है यहाँ पर प्रोडक्ट का अमाउंट कितना होगा, एक्स, क्योंकि रिएक्टेंट का एक्स अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पर एक्स हो जाएगा प्रोडक्ट एट टाइम टी। अब देखिएगा, रेट लो के अकॉर्डिंग हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन लिखेंगे तो आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। तो आपको पता है डी एक्स अपॉन डी टी का मीन्स है इंस्टेंटेनियस रेट, और आपको पता है इंस्टेंटेनियस रेट इज द एक्चुअल रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। और आपको पता होगा डी एक्स अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए पावर जीरो। यहाँ पर कंसंट्रेशन ए का मीन्स क्या है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, जीरो का मीन्स क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को यहाँ पर हटाएंगे तो आपको पता है एक यहाँ पर कांस्टेंट यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के नॉट ए जीरो। आपको पता है यहाँ पर के नोट का मीन्स क्या, रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और वी नो दैट कि कंसंट्रेशन पावर जीरो इज इक्वल टू एक, मीन्स कोई भी क्वांटिटी है जिसकी पावर का वैल्यू जीरो हो तो उस कंप्लीट वैल्यू को हम एक के इक्वल लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए पावर जीरो को हम लिखेंगे वन। तो आप देख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के नोट। के नोट इज रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज द इक्वेशन नंबर वन। इसका मीन्स क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है। आप कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। अब देखिए यहाँ पर ये कंसंट्रेशन है, यहाँ पर ये क्या, रेट है। तो आप जब रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको पता है
कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इट मींस यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू कांस्टेंट है। आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 में रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू। इट मीन जो रेट ऑफ रिएक्शन पहले था वही कंप्लीट रिएक्शन के दौरान रहेगा। आप कह सकते हैं यहाँ पर ये ग्राफ होगा। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहेगा, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। ओके, अब आप देखिए इसको, इक्वेशन नंबर जो 1 था हमारा dx अपॉन डी टी अपॉन के नोट, इसको आप इस टाइप से भी शो कर सकते हैं, dx इज इक्वल टू के नॉट डी टी, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन नंबर 2 का इंटीग्रेशन करेंगे, तो नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 2, तो आप क्या लिखेंगे, ये इंटीग्रेशन साइन होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू के नोट इंटीग्रेशन ऑफ dt। यहाँ पर के नोट कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट को हम इंटीग्रेशन साइन के बाहर पुट करते हैं, क्योंकि जब आप किसी भी कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है, इसलिए आप इसको ब्रैकेट के बाहर पुट करेंगे। ओके, अब देखिए dx का इंटीग्रेशन होता है x, के नोट की जगह है, और dt का होगा t, और प्लस यहाँ पे c है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, c की वैल्यू को पुट करेंगे। c इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू को पुट करने के लिए आपको इनिशियल टाइम यूज करना होता है। इनिशियल टाइम का मीन्स है t इज इक्वल टू 0 टाइम को हम यूज करेंगे, और आपको पता है t इज इक्वल टू 0 होगा, तो आप कह सकते हैं x इज इक्वल टू भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें आप यहाँ पर इस इक्वेशन में x का वैल्यू 0 पुट करेंगे और फिर t यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब इस कंडीशन में आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आप कह सकते हैं c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 से c का वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी कैन से x इज इक्वल टू के नॉट T. This is the integrated rate equation for the zero order reaction। कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को इस टाइप से हम डराइव कर सकते हैं। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, और इस इक्वेशन को हम ग्राफ भी प्लॉट करेंगे। आगे एक डिफरेंट इक्वेशन में इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, हाफ लाइफ टाइम, और साथ में हम देखेंगे कंप्लीट लाइफ टाइम को हम यूज करेंगे। ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। इट इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार इसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, कई बार इसी जो आपके इक्वेशन को एक नॉर्मल पूछ सकते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के अंदर, एग्जाम्स के अंदर। तो इस टाइप से हम इसको डराइव करेंगे। ओके, अब देखिए नाउ अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन का मतलब है कि जो आपने वैल्यू को पहले पुट किया ना नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में, उसको हम कंसंट्रेशन के फॉर्म में पुट करेंगे। तो देखिए वी नो दैट A minus x is equal to 80। 80 means concentration of reactant A at time t। तो हम यहाँ पर लिख क्या सकते हैं, x का वैल्यू क्या होगा, देखो आप x का वैल्यू जाएगा A minus 80। Here A is the number of moles of reactant। ओके, तो अब देखिएगा A इज इक्वल टू ए नोट था, हमने वहां पर स्टार्टिंग में इसको वैल्यू को लिया था ना, जब हमने t इज इक्वल टू 0 टाइम पर, t इज इक्वल टू t टाइम पर। तो आप देख सकते हैं A इज इक्वल टू ए नोट हम पुट कर सकते हैं, A नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एट t इज इक्वल टू 0। ए नोट इज ऑल्सो द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट t इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए x इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए टी। ए नोट मीन्स इनिशियल कंसेंट्रेशन, ए टी मीन्स फाइनल कंसेंट्रेशन या 80 टाइम कंसेंट्रेशन। तो ये x का वैल्यू हो जाएगा ए नोट माइनस ए टी, इक्वेशन नंबर 6। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6। 5 का मीन्स हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, दैट इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन था। ओके, तो और हम 5 और 6 से वैल्यू को पुट करेंगे, तो आपको पता है 5 जो वैल्यू क्या था, दैट इज द x इज इक्वल टू के नॉट टी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। और आप देख सकते हैं यहां से x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या करेंगे, ए नोट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। और इस इक्वेशन को आप ए टी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कीजिएगा, तो ए टी इज इक्वल टू माइनस के नोट टी प्लस ए नोट, इक्वेशन नंबर 8। ओके, अब आप देखिएगा इस इक्वेशन को रेट कांस्टेंट के फॉर्म में हम चेंज कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, के नोट इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए टी अपॉन टी, क्योंकि हमने इक्वेशन को ड्राइव किया था x अपॉन के नो, x इज इक्वल टू के नोट टी। तो आप यहाँ पर के नोट इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी के फॉर्म में यहाँ पर पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन को।
अब आप देखिए इसी इसमें x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है ए नोट माइनस ए टी, तो आप यहाँ पर x को ए नोट माइनस ए टी अपॉन टी इस टाइप से पुट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 9, तो हियर ए नोट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पर, एंड ए टी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी टाइम। ओके, अब देखिए ये जो आपका इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 8 देखिए y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, ये वाली इक्वेशन है यहाँ पे। तो इस इक्वेशन 8 को ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो आप देख सकते हैं हियर y इज इक्वल टू ए टी माइनस एम इज इक्वल टू के नोट, एक्स इज इक्वल टू टी प्लस सी मीन्स ए नॉट। ओके, इस इक्वेशन को हम ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ग्राफ रहेगा, यहाँ ग्राफ एक्स एंड वाई में, हियर एक्स इज इक्वल टू टी, वाई इज इक्वल टू हियर 80, we can say here is the 80. Okay, it's a concentration of reactant A at T time. Okay, तो अब यहाँ पे इस टाइप से ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला ग्राफ रहेगा। यहाँ पर ये जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट का वैल्यू जो होगा दैट इज द ए नॉट। ओके, यहाँ पे बात करते हैं स्लोप की। स्लोप ये है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, के नोट हो जाएगा। तो इस टाइप से ग्राफ रहेगा। तो कई बार एग्जाम्स में ग्राफ को भी प्लॉट करना होता है, ग्राफ्स कई बार पूछ सकते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो ध्यान दीजिएगा इस इंटीग्रेटेड इक्वेशन में एक तो आपके इंटीग्रेटेड इक्वेशन पूछेंगे, उसके बाद ग्राफ है, इसके बाद हाफ लाइफ टाइम, और फिर साथ में रेट कांस्टेंट का यूनिट की हम बात कर सकते हैं। तो ये चीजें होती है, इंपॉर्टेंट होती है, और कई बार एग्जाम्पल्स भी एग्जाम्स के अंदर पूछी जाते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ के नोट। अब देखिए के नोट इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी, ये हमने डराइव किया था। ओके, एक्स इज द कंसंट्रेशन, आपको पता है कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। टी इज इक्वल टू टाइम, टाइम क्या होता है, सेकेंड, तो क्या हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ के। के मीन्स रेट कांस्टेंट, ये किसके लिए है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। आई थिंक क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। ओके, अब देखिए हम बात करते हैं हाफ लाइफ टाइम फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए हाफ लाइफ टाइम का मीन्स क्या होता है, सबसे पहले कि ऐसा टाइम जिस पर हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो गई, या फिर हम बात करेंगे रिएक्टेंट का हाफ अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, दैट इज द हाफ लाइफ टाइम। ओके, तो आप देख सकते हैं द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिमेन्स जस्ट हाफ of the initial concentration is known as the half lifetime. It is denoted by the t half. इसी को हम क्या करते हैं, टी हाफ से इसको शो करेंगे। हाफ का मीन्स क्या है, जहां पर आधी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। टी का मीन्स क्या, टाइम है। अब देखिए सपोज ए रिएक्शन इन विच ए इज रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट एट टी इज इक्वल टू जीरो, number of moles of reactant A is A, here moles of product is equal to 0 at a time t, a minus x, this is the x। अब देखिए हम बात करते हैं टी हाफ। टी हाफ का मीन्स क्या है कि रिएक्टेंट का हाफ अमाउंट, हाफ अमाउंट का मीन्स क्या हुआ, a बाई टू अमाउंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब 8 टी हाफ टाइम, यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, a बाई टू हो जाएगा। तो a माइनस ए बाई टू मीन्स प्रोडक्ट भी कितना फॉर्म होगा, a बाई टू फॉर्म होगा, क्योंकि रिएक्टेंट से ही तो क्या बन रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, इसके बाद देखिए इफ t इज इक्वल टू टी हाफ देन x इज इक्वल टू a बाई टू, ये हमें पता है, अभी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। अब फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको पता है हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को डराइव किया था फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, वी कैन से x इज इक्वल टू के नोट टी। ओके, x इज इक्वल टू क्या है, के नोट टी है, और आपको पता है x का वैल्यू क्या है, a बाई टू है। के नोट की जगह है, और t को हम क्या करेंगे, टी हाफ में कन्वर्ट करेंगे। ओके, अब आपने टी को टी हाफ में कन्वर्ट कर दिया। अब आप देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, कि यहां पर टी हाफ इज इक्वल टू, आप देखेंगे इस के नोट को यहां पुट करेंगे तो टी हाफ इज इक्वल टू ए अपॉन टू के नॉट इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए नोट, क्योंकि ए इनिशियल मोल ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए नोट मींस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, तो इट इज इक्वल तो ए नोट अपॉन टू के नोट। इक्वेशन नंबर 10, दिस इज द हाफ लाइफ इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
ओके। अब आप देखिए यहाँ पर टी हाफ का जो वैल्यू है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, मींस टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द initial concentration of reactant molecule, means for zero order reaction the half lifetime is directly proportional to initial concentration of reactant molecule। कि half lifetime का जो वैल्यू है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की इनिशियल कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अब आप देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन ये है और टी हाफ यहाँ पर ये है, इन दोनों में हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो आप देखिए ग्राफ प्लॉट करेंगे फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो आप देखिए स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 के नोट, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स जैसी। y का मीन्स है टी हाफ, m का मीन्स है 1/2 के नोट, ठीक है। और यहाँ पर x का मीन्स है a है। तो x एंड y में हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन, इसी को हम ए नोट भी पुट कर सकते हैं ना। और टी हाफ में हमने ग्राफ प्लॉट किया है, तो आप देख सकते हैं स्लोप इज इक्वल टू 1/2 के नॉट, दिस इज द स्लोप। एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछेंगे इसमें स्लोप्स आपको दिया हुआ होगा और कहेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम को कैलकुलेट कीजिएगा। तो आप स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से, इससे आप टी हाफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। इट मींस फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन half lifetime is dependent on the initial concentration of reactant molecule। Okay, now we will discuss about the complete lifetime। complete lifetime को हम t 100% भी शो करेंगे या फिर t complete भी इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए कंप्लीट का मीन्स क्या होता है, जब कंप्लीट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। इट मीन्स एक ऐसा टाइम है जब रिएक्टेंट की कंप्लीट कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम बोलेंगे कंप्लीट लाइफ टाइम या टी 100% या टी कंप्लीट। मीन्स द टाइम इन विच complete reactant is converted into the product is called as the complete lifetime। it is denoted by the T complete। अब देखिए इसमें यदि मान ली कंप्लीट की बात करें, आपने देखा था कि टी टाइम पर रिएक्टेंट का अमाउंट ए माइनस एक्स था, टी हाफ टाइम पर ए माइनस ए बाई 2 था। इट मीन्स टी 100% का मीन्स क्या है ए माइनस ए। इसका मतलब यहाँ पर एक्स का वैल्यू ये हो जाएगा ए, क्योंकि कंप्लीट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर इफ टी इज इक्वल टू टी कंप्लीट देन एक्स इज इक्वल टू ए। और आपको पता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू के नॉट टी। और आप कह सकते हैं टी कंप्लीट के लिए हमने एक्स का वैल्यू ए पुट किया है, फिर के नोट है, टी कंप्लीट है, तो देखिए टी कंप्लीट इज इक्वल टू ए अपॉन के नोट इज इक्वल टू ए नोट अपॉन के नोट। ओके, इसका मतलब आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 11 है और आपने इक्वेशन नंबर 10 पुट किया था। इक्वेशन नंबर 10 था टी हाफ के लिए, वो था आप देख सकते हैं ये क्या था इक्वेशन a अपॉन 2 के नोट। यहाँ पर इक्वेशन क्या a अपॉन के नोट, इट मीन्स टी कंप्लीट इज जस्ट डबल ऑफ द टी हाफ लाइफ टाइम। तो we can say from equation number 10 and 11 t complete is equal to 2t half, equation number 12। okay, तो इस टाइप से आप इक्वेशन नंबर 12 को डिराइव कर सकते हैं। इट इज द इक्वेशन फॉर द कंप्लीट लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो वी कैन से टी कंप्लीट इज इक्वल टू 2t हाफ। इसका मतलब 2t हाफ की रिक्वायरमेंट है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इट मीन्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट कब होगी, एक बार हाफ रिएक्शन कंप्लीट हुआ टी हाफ लाइफ टाइम, इसके बाद बाकी के जो हाफ लाइफ टाइम होते हैं ना वो सारे के सारे मिला के पहली वाले के इक्वल होते हैं। इसका मतलब कंप्लीट होने के लिए 2t हाफ की रिक्वायरमेंट है। ओके, अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कोई भी रिएक्शन या तो HNO की प्रेजेंस में हो रही है या फिर कोई भी मेटल की सरफेस पर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसको आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसीडर करेंगे। इसमें एग्जाम्पल को याद करने का तरीका है। okay, just like H2 plus Cl2 in presence of HNO gives 2HCl, this is the जीरो ऑर्डर रिएक्शन। 2 अमोनिया गिव्स N2 and 3H2। आपको पता है प्लैटिनम हम यूज करेंगे, प्लैटिनम इज द मेटल, एंड 11
30 Kelvin टेम्परेचर यहाँ पर होगा. दिस इज ऑल्सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन बिकॉज दिस रिएक्शन अकर ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल. ओके, 2 ammonia in presence of tungsten, gold, molybdenum gives N2 plus 3S2. 2 Hi in presence of platinum and gold gives S2 plus I2. 2 N2O in presence of platinum and gold gives 2N2 plus O2. And this is the reaction number 6, CS3CO CS3. This is the acetone react with the bromine gives this reaction bromoacetone and HBr. Okay, इस रिएक्शन में भी देखा गया, इसकी जब काइनेटिक्स को देखा गया कि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन एसीटोन की कंसंट्रेशन और ब्रोमीन मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है. इट मींस कंसंट्रेशन में बहुत ही नेग्लिजिबल चेंज हो रहा है रिएक्टेंट में, इसलिए ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. तो ये एक स्पेशल एग्जांपल था, एग्जांपल नंबर 6 फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो इसी के साथ आज हमने डिस्कस किया है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो उसको भी अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि यदि आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन को अच्छे से समझ लिया इंटीग्रेटेड इक्वेशन को, तो उसी के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को डराइव करेंगे, उसको हम समझेंगे, इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे. तब तक देखते रहिए केमिस्ट्री प्लस एकेडमी और एंजॉय कीजिए केमिस्ट्री के साथ. थैंक यू सो मच.